स्टूडेंट्स, वेलकम इन द जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। अभी हम लोग लास्ट टर्न पे पढ़े हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका हमने कुछ रेफरेंस लिया, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर उसका, क्वासी फ्लूइड नेचर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के अलावा उसके कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों के बारे में थोड़े थोड़े रेफरेंस आए। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया सैंडविच मॉडल्स के बारे में। सैंडविच मॉडल जो कि अब यूज़ में नहीं है, बिल्कुल ऑब्सोलीट है, वो आउट ऑफ ट्रेंड है। और नया जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि वेल ट्रस्टेड और एक्सेप्टेड है। तो हम आज बात करेंगे मेनली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। बिल्कुल लास्ट में लेक्चर के पिछले टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसको किस तरह से ये शो करते हैं और ऐसा क्यों शो करते हैं, उसके पोलर हेड, नॉन पोलर टेल स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन को हम लोग ब्लॉक्स बनाकर ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन में अगर कोई कैरियर प्रोटीन है तो उसमें हम कुछ स्पेस जनरेट करके वो किसी भी वे में, आप इस वे में कुछ दिखा सकते हो कि हाँ उसके अंदर कोई ग्रूव या स्पेस है। चैनल प्रोटीन्स हैं तो कुछ रॉड्स के बीच में स्पेसेस छोड़ करके हम लोग दिखला सकते हैं। तो प्रोटीन्स को तो जनरली एक इस वे में रॉड टाइप या ब्लॉक टाइप ऐसा कुछ शो करते हैं। और जो तीसरा हिस्सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो हमने कहा है ओलाइगोसैकेराइड्स या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो उन स्मॉल शुगर्स को हम शो करते हैं कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा। इनका बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल नीड नहीं है हमें कि इनको ऐसे क्यों शो किया जा रहा है, इसको स्प्रिंग लाइक क्यों शो किया जा रहा है। तो थोड़े बहुत ब्रांचिंग दिखाए गए हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के, जो अभी यहाँ पे डिटेलिंग में नहीं है, इसका हमें कोई खास मीन्स भी कैरी नहीं करना है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में आते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, पहले इसमें फ्लूइड वर्ड तो कई बार आ चुका है और अब वर्ड आ रहा है मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म मोज़ेक? मोज़ेक टर्म का क्या मतलब है? हम जैसे फ्लोर टाइल्स के बारे में अगर बात करें और अल्टरनेटली हमने वाइट ब्लैक टाइल का कोई फ्लोर का पैटर्न या डिजाइन बना लिया है, तो हम क्या कहते हैं? इट इज ए मोज़ेक ऑफ टाइल्स। ये टाइल्स का एक मोज़ेक है। या अगर हम किसी एनिमल की बात करें, स्ट्रिप्ड बॉडी अपीयरेंस वाले हम बात करें ज़ेब्रा के बारे में, तो ए काइंड ऑफ मोज़ेक, तो वहां भी एक तरीके का हमें मोज़ेक मिलता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि लिपिड और प्रोटीन, बेटर से फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो वहां पे भी एक रैंडमनेस है, कुछ चीजों का मिक्सिंग है, और उसको भी हम क्या कहते हैं? एक मोज़ेक है। तो ये वर्ड हुआ मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल दिया साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने ये मॉडल दिया। इस मॉडल को उन्होंने एक लाइन में रिप्रेजेंट किया और उस लाइन को हम बोलते हैं, वो सिंगल लाइन बड़ा मीनिंगफुल लाइन है, लाइन बड़ा फेमस हो चुका है वो, तो हमें वो पूरा स्टेटमेंट याद रखना है। जैसे हम लोगों ने सेल में शुरू में एक सेंटेंस लिया था ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अभी तक आपको अगर पिछले क्लासेस लगातार अटेंड रखे हैं आपने तो पता होगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट था। तो ऐसे ही इन्होंने जो मॉडल को एक तरीके से पॉपुलराइज करते हुए जब लोगों को इन्फॉर्म किया, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस में इस पूरे मॉडल का खाका तैयार कर दिया। तो उस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड। प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड। हालांकि ये अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम हिंदी में एक बोल सकते हैं गागर में सागर, यानी छोटे से में बहुत सारी बातें कह देना। तो जब ये बोला गया प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड, ठीक है, और पहले हमने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। मैं ये दोनों स्टेटमेंट इकट्ठे जानबूझकर दोबारा से बोल रहा हूं, मैं एक बार फिर सुन लें आप। प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड, तो आप क्या सोचते हो? सी ऑफ लिपिड, और उसमें प्रोटीन क्या है? आइसबर्ग्स। तो अगर मैं पूछूं ज्यादा क्या होगा, प्रोटीन या लिपिड, तो क्या मेंटेलिटी बनती है हमारी? सी ऑफ लिपिड, यानी सी इज बिग क्वांटिटी बिग वॉल्यूम, ऐसा हो सकता है। तो लिपिड्स ज्यादा होने चाहिए, प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड।
और जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करते हैं उसके केमिकल में क्या क्या मौजूद है कंपोनेंट्स के बारे में, तो भी क्या कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, यानी लिपिड्स को हम पहले बोलते हैं। बट यही थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये अगेंस्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको हम फ्लूइड नहीं, क्या बोल रहे थे, क्वासी फ्लूइड। फ्लूइडनेस उसमें उतना फ्रीडम नहीं है फ्लूइड नेचर को, तो वो नियर टू थोड़ा सॉलिड की तरफ करते हैं, हमने क्वासी फ्लूइड कहा था। तो प्रोटीन कंपोनेंट इज लिटिल मोर कंपेयर टू लिपिड। तो ये एक थोड़ा सा उल्टा है। बाकी वो जो सेंटेंस है प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड बड़ा मीनिंगफुल है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या बताया गया आपको, प्रोटीन कंपोनेंट इज मोर कंपेयर टू लिपिड कंपोनेंट, प्रोटीन कंपोनेंट ज्यादा होता है 45% अबाउट। तो ये वाला हिस्सा जो रहता है ये हमारा 45 प्लस थोड़ा सा, तो ये रहता है प्रोटीन कंपोनेंट, और 42% तक या 40 तक ये थोड़ा बिलो जा सकता है, ये हमारा रहता है लिपिड कंपोनेंट। तो प्रोटीन्स आर मोर कंपेयर टू लिपिड। अब बातें हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें उन्होंने कहा प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड। तो फॉस्फोलिपिड्स हैं हमारे पास। फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर हमने सुना, सैंडविच मॉडल में भी सुना, वो बाइलेयर यहां भी है। तो ये फॉस्फोलिपिड का एक बाइलेयर में बना रहा हूं। पहले तो यही बात मन में आ सकती है कि बाइलेयर को हमने लाइक दिस ऐसे रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, हमने क्यों उसके हेड वाले साइड को आउटर और इनर की तरफ कर लिया। तो ये एक बात आ सकती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब हमने फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट की बात की तो उसको बाइलेयर में लिपिड्स को हेड को बाहर और अंदर की तरफ क्यों रखा। ये कहा गया था कि साइटोप्लाज्मिक साइड में, ठीक है, साइटोप्लाज्म एक्वस है तो उधर वाटर के लिए एफिनिटी रखने वाला वहां क्या आ गया, पोलर हेड। ऐसे ही सेल का जो एक्सटीरियर है वो भी एक्वस एनवायरनमेंट है, तो उधर की साइड भी वाटर से एफिनिटी रखने वाला हम लोगों ने क्या कर लिया, ये पोलर हेड बना लिया। और वो जो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक हिस्से थे वो अंदर की तरफ शो कर दिए गए। तो इस तरह से है ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर का रिप्रेजेंटेशन। अब फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है उसी में हमने कुछ प्रोटीन शो करने हैं, क्योंकि प्रोटीन आर द आइसबर्ग्स। आइसबर्ग का कभी कभी सुना है ना, टिप खाली दिखाई दे रहा है और एक इमेंस आइसबर्ग अंडरनीथ है। एक कहावत बन चुकी है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। इट मीन्स आइसबर्ग कैसा है, एम्बेडेड, धसा हुआ है उसमें। और कई आइसबर्ग सिंपली शैलो आइस पीसेस वो फ्लोट कर रहे हैं ऑन द सरफेस। तो दो तरह के हम लोगों को प्रोटीन मान लेने हैं, कुछ तो मौजूद हैं सरफेस पे, कुछ मौजूद हैं सरफेस पे, और कुछ हो सकते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब उसमें अंदर धसे हुए। तो वो प्रोटीन जो सरफेस की तरफ होते हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, उन्हें बोल देते हैं हम एक्सट्रिंसिक, या क्योंकि बाउंड्री पे हुए ना बिल्कुल बाहर की साइड, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन है। वो प्रोटीन जो अंदर एम्बेडेड हो गए उन्हें हमने बोल दिया है इंटीग्रेटेड है, वो इसी में शामिल हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, या उन्हीं को नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो प्रोटीन को हमने दो ग्रुप में ले लिया है। अब वो जो फॉस्फोलिपिड, सी ऑफ लिपिड की हम बात कर रहे थे, देयर आर सम प्रोटीन्स क्रॉसिंग थ्रू, जो पूरा का पूरा उसके आउटर से इनर तक पहुंचते हैं, जो अक्रॉस जाते हैं। तो इन्हें ये कई प्रोटीन्स, सपोज ये एक अरेंजमेंट बनाते हैं एक सिलिंड्रिकल फिराल में अगर बोल दूं, तो उनके बीच में कुछ स्पेस हो सकता है, जस्ट जैसे एक टनल बन गया। तो एक चैनल है, एक टनल है, जिससे चीज़ों का मूवमेंट हो सकता है। अगर ये प्रोटीन अप्रॉक्सिमिटी में आ जाएं, जो पेरिफेरली अभी मैं बोल रहा था सिलिंड्रिकली प्रेजेंट हैं, तो वो चैनल को शट डाउन या क्लोज भी कर सकते हैं। तो दीज आर द, ये यहाँ पे सेक्शनल में दिखाया गया, दीज आर द चैनल और टनल प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन और जो क्रॉस थ्रू होने वाले, जिनके बीच में कुछ स्पेस मैंने अभी छोड़ दिया, इनको यहाँ पे नाम दे दिया है टनल या चैनल। मोर पॉपुलर वर्ड है चैनल प्रोटीन, बट हम उन्हें एक सुरंग की तरह से जो दोनों साइड खुला हुआ है, ठीक है, टनल प्रोटीन के नाम से भी ऐसे जान सकते हैं। फिर ये मैंने कुछ लिपिड कंपोनेंट दिखाया,
और आगे मैं एक प्रोटीन का ब्लॉक बना रहा हूं जिसमें कुछ ग्रूव या स्पेस अंदर शो कर दिया है। तो दीज आर द स्पेशल कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन है जिनमें कोई मॉलिक्यूल बाहर की साइड से सपोज बाइंड हुआ, ये उसे अंदर की साइड कैरी कर सकते हैं, और इन केस जब ये अंदर की तरफ रोटेट है तो किसी को बाहर भी ला सकते हैं। तो ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। तो यहीं पे इनसाइड ही मैंने नाम मेंशन कर दिया है कैरियर प्रोटीन। वो प्रोटीन जो एक एंड से दूसरे एंड तक, आउटर से इनर तक अप्रोच करते हैं, उन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है, क्योंकि ये एक फैसिलिटी दे रहे हैं, चीज़ों को अंदर लाने या बाहर ले जाने में फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब परमिएबिलिटी को असिस्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम इन्हें परमिएबिलिटी को एनहांस करने वाले या बनाने वाले परमिएजेज के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये हुए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये हुई फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ये अब तक क्लियर है आपको। ये हुए एम्बेडेड इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक में ये जो क्रॉस थ्रू हो रहे हैं ट्रांसमेम्ब्रेन वाले, इनमें से ये वाले चैनल, और ये कैरियर प्रोटीन। एक कैरियर प्रोटीन एक सिंगल मॉलिक्यूल को या कभी कभी कोई कैरियर एक से ज़्यादा सिमिलर और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को कैरी करने वाले भी हो सकते हैं। कैरियर प्रोटीन एक सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल को या एक से ज़्यादा एक ही तरह के या डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल को कैरी करने वाले हो सकते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ जोड़ी जा रही है जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिलेड है या कहीं और आपको मिलता है। वो कैरियर प्रोटीन जो एक ही मॉलिक्यूल टाइप को कैरी करेगा उसको हम बोलेंगे यूनिपोर्टर। यूनिपोर्ट, यूनि मीन्स वन, जो वन को, सिंगल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यूनिपोर्टर। और दूसरी तरफ जो दो अलग अलग तरह के या दो मॉलिक्यूल को चाहे वो सेम डायरेक्शन में ले जाएं या कभी कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी, चाहे वो सिमिलर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स को इनसाइड आउटसाइड ला रहे हो, या कभी कभी होता है एक फैसेट हमने बना दिया इनर साइड एक आउटर साइड, और जब मॉलिक्यूल स्विंग करेगा तो इनसाइड वाला आउट और आउटसाइड वाला इन हो जाएगा। तो ऐसे जो कैरियर प्रोटीन हैं जो दो चीज़ों को एक डायरेक्शन में या अगेंस्ट ले जा सकते हैं, उनको हमने नाम दिया है को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर। तो एक तरफ आता है यूनिपोर्ट या यूनिपोर्टर वाले कैरियर, और एक बोल दिया है आपसे को ट्रांसपोर्टर। को मीन्स अलॉन्ग विद, साथ में, जैसे को एजुकेशन, साथ में बॉयज गर्ल्स कंबाइंड एजुकेशन, क्या बोल रहे हैं, को एजुकेशन, ठीक है। को इवोल्यूशन, साथ साथ इवोल्व होना, तो उसे क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन। को एक्सटिंक्शन, एक का खत्म हुआ ए स्पीसीज तो उस पर डिपेंडेंट बी भी खत्म हो गया, तो साइड बाय साइड, तो क्या बोल दिया हमने, को एक्सटिंक्शन। तो को आप समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर। इस तरह से इसके अलावा मैं एक और चीज थोड़ा सा यहां पे क्लियरिटी कर रहा हूं कि इनर साइड में मैंने ये एक को दिखा दिया है सिंगल टेल। फॉस्फोलिपिड को तो हम डबल टेल से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, हाइड्रोफोबिक टेल्स, यहां एक सिंगल टेल बना दिया। तो ये दिखाया गया एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल वाला हिस्सा। पहले बात हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी में ऐड करते हैं या फ्लूइड नेचर को बनाने में कुछ मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेनली ऑन द इंटीरियर या साइटोप्लाज्मिक साइड पे ही होते हैं। तो ये थोड़ा सा हालांकि एडवांस पॉइंट है, एनसीईआरटी इसके बारे में क्लियरली नहीं लिखता है, बट आपको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और मेनली साइटोप्लाज्मिक साइड की तरफ होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है जो फ्लूइडिटी में ऐड करता है। अब बच गया इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ प्रोटीन्स लिपिड्स के बारे में ही बात की है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, जो कि पुराने सैंडविच मॉडल्स में हम नहीं पाते थे, कार्बोहाइड्रेट्स या ओलाइगोसैकेराइड्स भी कहे गए हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ओनली ऑन द एक्सटीरियर साइड। कार्बोहाइड्रेट केवल मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर साइड में ही होंगे, और उनके द्वारा जो कोटिंग हो गई एक तरीके से मेम्ब्रेन पे चारों तरफ, तो कभी कभी हम इसी के लिए ग्लाइकोकैलिक्स नाम बोल देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। वैसे ये वर्ड दो जगह यूज होता है। शायद आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो वहां जब आप पढ़ रहे थे स्लाइम लेयर या कैप्सूल, तो वहां भी आपने बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स नाम सुना होगा। कैलिक्स फ्लावर में भी तो होते हैं ना, आउटर, और ग्लाइको शुगर,
शुगर का बना हुआ आउटर लेयर। तो सिंपली यहाँ भी हम वो जो कार्बोहाइड्रेट कहे जा रहे हैं ना बाहर की तरफ होते हैं, तो उन्हें क्या बोल देंगे, ग्लाइकोकैलिक्स कह सकते हैं उन्हें भी। वैसे एनसीईआरटी में ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ नहीं कहा गया है। उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच दिखाए हैं किसी लिपिड के साथ, या कोई कार्बोहाइड्रेट को उन्होंने शो कर दिया बाउंडेड एक प्रोटीन के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे इस इंटीग्रल प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच करके दिखला दिया। मैं ये फिर से क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितने भी इंटीग्रल प्रोटीन हैं वो अटैच होंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑफ एंड ऑन कहीं कहीं जगह पे ये मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, लेकिन मिसिंग भी हो सकती है। तो जो प्रोटीन जुड़ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ, उन प्रोटीन्स के लिए हम ग्लाइकोप्रोटीन्स वर्ड यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, ग्लाइको, पीटी फॉर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स वर्ड यूज कर लेते हैं। और लिपिड्स के साथ जो शुगर जुड़ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। तो इस तरह से मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट बताए गए जो कुछ कुछ डिस्टेंस अपार्ट या कुछ कुछ दूरी पर मिलते हैं हमें, और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का एक एनवेलप सा या लेयर बन जाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज साबित होने वाले हैं अभी जब हम इनके बारे में आगे बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में। तो ग्लाइकोप्रोटीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, नो डाउट ग्लाइकोलिपिड भी, बट ग्लाइकोप्रोटीन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन जिसे हम बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करना समझते हैं ना आप सभी, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। सेल दूसरे सेल को, नियर बाई सेल को, वो अपने जैसा है, डिफरेंट है, कैसे पहचानते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल रिकॉग्निशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में थोड़ा बाद में हम बात करेंगे। मैंने आपको हिंट कर दिया, सेल रिकॉग्निशन से संबंधित है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये इन्हीं को हम, जो सेल की सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ना, सभी सेल की मेम्ब्रेन की सरफेस पे कुछ ना कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। उन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम फिर से मिलने जा रहा है आपको, उन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन्स को, ये नाम जरूर आपका सुना हुआ है, एंटीजेंस नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन की सरफेस पे एंटीजेंस होते हैं, तो यही एंटीजेंस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ही एंटीजन होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन चुका है, पूछा जा चुका है, एंटीजेंस आर, और ऑप्शन जब देंगे वो ऑब्जेक्टिव में, तो हमें आंसर क्या करना होगा, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। तो सरफेस पे प्रेजेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन है उन्हें हम एंटीजन नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। जैसा आपसे लास्ट लेक्चर में एक बात कही गई थी जब हम सैंडविच मॉडल के बारे में कह रहे थे, तो कहा गया था कि सैंडविच मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे, वो हम इसी के साथ अलॉन्ग विद डिस्कस कर लेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के साथ। तो एक बार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि अब मैं आपको काफ़ी आइडिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में दे चुका हूं, और अब साइड बाय साइड हम सैंडविच मॉडल को भी देख लेते हैं, तो फिर हम उसमें काफ़ी सारे क्या अपडेट्स यहाँ हो गए, अपग्रेडेशन क्या हो गए, एडवांसमेंट्स क्या फ़ायदे हो गए इसके, ठीक है, वो चीज़ें भी समझ पाएंगे। तो जहाँ एक तरफ हम सैंडविच मॉडल की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम, चाहे वो ग्लोबुलर हैं या फाइब्रिलर हैं या फिलामेंटस हैं, बाहर और अंदर की तरफ तो बोल रहे थे प्रोटीन पार्ट, और बीच में हम ये बाई लेयर ऑफ लिपिड को बोल रहे थे या समझ रहे थे। डैनियल डेवसन ने, रॉबर्टसन ने ऐसा बताया था, क्योंकि अब क्लियर हो चुका है कि हेड तो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक यानी वाटर से हीटिंग नेचर रखते हैं। तो अब देखें इन मॉडल में कितना बड़ा एरिया ऑक्यूपेंसी बीच में, ये कौन सा हो गया, प्योरली हाइड्रोफोबिक रीजन। तो किसी सेल में वाटर की एंट्री कैसे होगी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अंदर एंटर कैसे करेगा। तो जो आप पढ़ते हो कि मेम्ब्रेन से जब वाटर सेल में एंटर करता है ऑस्मोटिकली, तो वो कैसे होगा, क्योंकि बीच में काफी बड़ा एरिया कैसा आ गया, हाइड्रोफोबिक। तो यानी सैंडविच मॉडल से एक तो वाटर की परमिएबिलिटी या वाटर की एंट्री के बारे में क्लियरली नहीं बताया जा सकता था। वाटर ही नहीं, पोलर या चार्ज आयंस वगैरह ये सॉल्यूट कैसे एंटर करेंगे, इनके बारे में भी उन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। तो पोलर चार्ज मॉलिक्यूल की एंट्री के बारे में, वाटर की एंट्री के बारे में वहां पर कोई हमें आइडिया नहीं मिल पाता था। जबकि इन मॉडल में अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे चैनल प्रोटीन का भी प्रोविजन है,
और जब चैनल या इन प्रोटीन्स के बीच में हम बात करेंगे कि चैनल प्रोटीन चैनल ओपन हुए, स्पेस जनरेट हुआ, तो फ्लो हो सकता है। हाइड्रोफोबिक ये वाला जो हिस्सा था ये मीनिंगलेस हो जाएगा, यहां से वाटर की एंट्री के लिए ऑप्शंस बन सकते हैं। बल्कि मैं बिल्कुल नाम ले देता हूं आपके सामने जो किसी दूसरे चैप्टर में एनसीईआरटी में ही आया है। वो चैनल प्रोटीन जिनसे वाटर एंटर कर जाएंगे, जिनके थ्रू, उनको हम नाम दे देते हैं एक्वापोरिन्स। उन्हें हम नाम दे देते हैं एक्वापोरिन्स। और अब आपको इसी के साथ एक और नाम मिल गया कि चैनल प्रोटीन को, क्योंकि उनमें स्पेस है या स्पेस वो बंद दिखाई दे सकते हैं जब वो सेपरेट होते हैं, ओपन होते हैं, तो हम उन्हें पोरिन्स भी कह सकते हैं। तो चैनल प्रोटीन को पोरिन भी कह सकते हैं, उन्हें हम टनल प्रोटीन भी कह रहे थे। और वो चैनल जिनसे वाटर की एंट्री हो रही है उन्हें अभी हमने कहा है एक्वापोरिन। तो ये पॉसिबिलिटी जो वहां नहीं थी यहां हो गई, और केवल वाटर ही क्यों, कोई पोलर या चार्ज पार्टिकल भी, मिनरल आयन भी यहां से एंट्री ले सकते हैं। एक और बात, एक और ड्रॉबैक और इसका एडवांसमेंट इकट्ठा बात करेंगे। तो सैंडविच मॉडल में अगर कोई भी चीजें सेल में आती हैं या सेल से बाहर जा रही होती हैं तो सिंपल डिफ्यूजन ही एक पॉसिबिलिटी बचती है। अगर वो एक्सेस में इनसाइड हैं तो वो बाहर, और बाहर एक्सेस में है लिपिड सॉल्युबल चीजें तो आसानी से अंदर डिफ्यूज हो सकती हैं। और डिफ्यूजन तो सुना हुआ शब्द है आपका। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी एनर्जी, क्योंकि जब भी चीजें हायर से लोअर कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऐसे मूव करती हैं तो कोई एनर्जी नहीं लगती। तो इट मींस उन मॉडल्स में एक पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन मींस तो बताया जा सकता था, लेकिन किसी सेल में क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता? तो क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो कैसे होगा, उसके बारे में वो मॉडल हमें नहीं बतला पाते थे। इस तरह से कुछ कमियां अभी मैंने आपके सामने रख दी हैं कि वो जो सैंडविच मॉडल्स हैं उनसे वाटर की एंट्री का पता नहीं चलता था, पोलर मॉलिक्यूल्स, मिनरल आयन वगैरह के मूवमेंट कैसे होंगे थ्रू मेम्ब्रेन, उनके बारे में पता नहीं चलता था, उनसे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ये पता नहीं चलता था। और इन मॉडल में या जो इस मॉडल में, नए मॉडल में जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है। ये कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कराते हैं, पैसिव तो कराते ही हैं, बाद में हम अभी बात करेंगे, लेकिन यही कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कराते हैं। तो इस मॉडल में वो सारी चीजें जो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, दूर दूर तक पॉसिबल नहीं थी सैंडविच मॉडल्स में, वो पॉसिबल हो चुकी हैं। और क्या नई चीजें मिलती हैं हमें यहाँ, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, यहाँ हमें ये और नए आइडिया, एंटीजन, ग्लाइकोप्रोटीन, सेल रिकॉग्निशन जैसी चीजें भी हमारे सामने, एक नया फील्ड पूरा ओपन हो जाता है। तो काफी सारा एडवांसमेंट इसके बारे में ऑलरेडी मेंशन किया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ओवर द सैंडविच मॉडल्स। तो आगे शुरू करते हैं अब हम इसी मॉडल का फर्दर थोड़ा सा डिस्कशन। अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे सामने आई हैं इस मॉडल में, वो चैनल और कैरियर प्रोटीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। अगर पूछा जाता है कि हाउ द चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन डिफर, अकेडमिकली भी मेम्ब्रेन में मिलने वाले जो चैनल और कैरियर प्रोटीन है वो किस तरह से अलग अलग हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में डिफरेंस की जब बात करेंगे, चैनल प्रोटीन उतने सेलेक्टिव नहीं होते जितने कैरियर प्रोटीन। शायद समझ रहे होंगे आप, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि चैनल प्रोटीन में सेलेक्टिविटी नहीं होती है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि चैनल प्रोटीन लेस सेलेक्टिव होते हैं, लेस सेलेक्टिव। मैं एक और पॉइंट क्लियर करूं कि जब आप प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो वहां पे चैनल प्रोटीन से होने वाले ट्रांसपोर्ट को उन्होंने सेलेक्टिव ही लिखा है, कैरियर प्रोटीन वाले को भी सेलेक्टिव लिखा है। मेरे कहना आपसे सिर्फ इतना है कि चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन की तुलना में लेस सेलेक्टिव होते हैं, क्योंकि इन केस कोई चैनल प्रोटीन ओपन होते हैं यानी स्पेस जनरेट कर लेते हैं, वो प्रोटीन थोड़ा सा अपार्ट चले जाते हैं, तो उनके पोर साइज से छोटा कोई मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है, उनके पोर साइज से छोटा, वो पिन पॉइंट सेलेक्टिविटी नहीं रखते। जबकि कैरियर प्रोटीन में एक स्पेसिफिक कोई ग्रूव है,
जैसे वो वी या कोनिकल पैटर्न में दिखाएं, हम उसे कुछ यू शेप दिखा दें, ठीक है, या जैसे मैं कह रहा था आपसे कोई ब्लॉक टाइप दिखा दें, तो उनमें एक स्पेसिफिसिटी है उस ग्रूव की या उस साइट की, और एक स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल ही उस साइट में फिटेड इन होगा, उसमें जुड़ेगा, और वही उसी मॉलिक्यूल को वो कैरी कर सकेंगे। तो कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं चैनल प्रोटीन की तुलना में मच मोर सेलेक्टिव, ये ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं, मच मोर सेलेक्टिव। तो चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन में एक तो ये वाली बात रही। चैनल प्रोटीन, सपोज मेम्ब्रेन में मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये कोई चैनल प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, और जब वो चैनल प्रोटीन ओपन होते हैं, जब वो चैनल प्रोटीन या चैनल ओपन होते हैं, चैनल ओपन होते हैं बेटा, चैनल प्रोटीन तो बनाने वाले प्रोटीन्स हैं, तो जब वो चैनल ओपन होते हैं, अगर कोई सब्सटेंस या मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन में आउटसाइड, लोअर इनसाइड, तो वो अंदर की तरफ ही नेचुरली मूव करेंगे, अपनी हायर से लोअर की तरफ। इन केस अगर ट्रेंड का रिवर्सल हो, हायर इनसाइड लोअर आउटसाइड, तो वो उन चैनल से ऑफ कोर्स फिर एज द ट्रेंड बाहर की तरफ ही जाएंगे। इस ट्रांसपोर्ट को जब हाई से लो की तरफ ही होगा, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसको हम बोलते हैं अलोंग द ग्रेडियंट, यानी वो अपने ग्रेडियंट के हिसाब से गए। ग्रेडियंट मतलब ये जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का दोनों साइड के बीच में, इसी को हमने एक ग्रेडियंट वर्ड ले दिया है। तो इनसे जो ट्रांसपोर्ट होता है चैनल प्रोटीन से, ये होता है अलोंग द ग्रेडियंट ओनली, अलोंग द ग्रेडियंट ओनली, कभी भी चीजें लो से हाई की तरफ नहीं आ सकती। और इसी बात को तो अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था ना, चैनल प्रोटीन क्या करा सकते हैं, केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। तो चैनल प्रोटीन अलोंग द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, अलोंग द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट ओनली, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अलोंग द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल दिया है, जिसको हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल दिया है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन एक्टिव और पैसिव, अलोंग द ग्रेडियंट और अगेंस्ट द ग्रेडियंट, यानी लोअर से हायर की तरफ, दोनों ही तरह के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं या कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सब्सटेंस हायर आउटसाइड लोअर इनसाइड है, मॉलिक्यूल इसमें बाइंड हुआ वो सब्सटेंस का, और ये रोटेट हुए, ऑटो रोटेट हुए, ये हुआ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इन केस अगर कोई मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में बाहर की तरफ है, हायर इनसाइड है, फिर भी सेल को उसका नीड है, तो सेल के साथ ये मॉलिक्यूल बाइंड तो हो जाएंगे, ऑटो रोटेट विदाउट एनर्जी नहीं होंगे, सेल विल हैव टू यूज द एटीपी, सेल को एटीपी का यूज करना पड़ेगा, एनर्जी इन्हें देनी पड़ेगी, एंड दे कैन बी मेड टू रोटेट, और इन्हें रोटेट कराया जा सकता है, यानी चीजों को लोअर से हायर साइड में लाया जा सकता है, बाहर से अंदर की तरफ भी। और इसी तरीके से अगर चीजें अंदर लो क्वांटिटी में है, सपोज कोई टॉक्सिन बाहर ज्यादा भी हो, तो भी टॉक्सिन को मान लो सेल एलिमिनेट ही करना चाहती है, तो वो लोअर से हायर की तरफ उसको एनर्जी यूटिलाइज करते हुए निकाल भी सकते हैं। तो कैरियर प्रोटीन की जब बात आई, अलोंग द ग्रेडियंट और अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है, दोनों ही ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, अलोंग द ग्रेडियंट में भी और अगेंस्ट द ग्रेडियंट में भी, यानी पैसिव एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। आखिरी पॉइंट जो डिफरेंस में हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एनर्जेटिकली होने वाला है, दैट इज मच फास्टर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ट्रांसपोर्ट इज फास्टर, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मच फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू द अदर पैसिव टाइप। तो ये हमारे डिफरेंसेस हुए चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन के बारे में, और अगले लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रोल के बारे में थोड़ा सा, ये जो अनसैचुरेटेड लिपिड वाला पार्ट है, अनसैचुरेटेड लिपिड, नो डाउट मैंने एकदम से बोल दिया अनसैचुरेटेड लिपिड, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये अनसैचुरेटेड लिपिड हैं, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और बात हम
अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं, आपको समझ में आई हैं अच्छे से, आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियोस भी लगातार आपको मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें कहें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए अपडेट्स नोटिफिकेशन उन्हें बराबर मिलते रहें। थैंक्स।